Welcome back. Now we are going to start from book 1, The Republic. रिपब्लिक की हम जो पहली किताब है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस बुक के बारे में बताता जाऊँ। प्लेटो के जितने भी वर्क्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, वो डायलॉग की सूरत में हैं। डायलॉग मतलब उसमें कैरेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ अफराद हैं और वो आपस में बातचीत करते हैं। एक सवाल देता है, दूसरा जवाब देता है, तो एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट इस तरह का नहीं है कि एक ही शख्स आए और वो अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना शुरू कर दे और पूरी किताब में एक ही शख्स बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर भी इस किताब में भी हमें 6 जो है कैरेक्टर्स मिलेंगे और ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं ये बड़ी शानदार किस्म की सिलेक्शन है प्लेटो की। ये ऐसा नहीं कि कोई 6 अफराद उठा लिए और उनको आपस में बिठा के गपशप कराना शुरू कर दिया, नहीं। इनमें जो अभी इनको हम बताएंगे किस तरह ये जो 6 लोग हैं, ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं, ये पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह जो कैरेक्टर्स हैं ये प्लेटो के तमाम वर्क्स में आपको डायलॉग मिलेगा, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे और मोस्टली नोटेबली मुख्तलिफ बुक्स में कैरेक्टर्स का जो नाम है वही उस बुक का टाइटल भी है। उन किताबों का नाम भी उसमें मौजूद किरदारों के नामों पे रखा गया है। तो यहाँ पर जो 6 नाम हैं पहले, उनमें सबसे पहला नाम सोक्रेटिस वाज द मेंटोर टीचर ऑफ प्लेटो। प्लेटो का ये उस्ताद है और ये इस बुक का सबसे अहम कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर है सिफिलस। सिफिलस वाज रिच businessman, well respected elder of city, and he was the father of third character Polemarchus। जो सेकंड कैरेक्टर सिफिलस है ये एक अमीर तरीन आदमी था उस माशरे में, एक बिजनेसमैन था, एक बुज़ुर्ग था और वेल रिस्पेक्टेड एल्डर ऑफ सिटी। तो ये जो भी बात करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कौन बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्लेटो हमें ये बताता है कि जब भी कोई शख्स बोलता है, वो बात करता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये कौन है, ये अंदर से कैसा है, इसकी उम्र क्या है, इसका रुझान क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो किसी भी शख्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये 5-7 चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी होती हैं। उसका ब्रॉटअप क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। ये जाने बगैर हम कभी भी किसी शख्स को सही अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। थर्ड कैरेक्टर पोलेमार्कस, यंग नोबलमैन एंड पॉलिटिशियन। ये जब बात करेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा एक नौजवान आदमी को, एक जज्बाती आदमी को और एक सियासतदान को। इसकी जो थॉट्स होंगी, आइडियाज़ होंगी, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही होंगी इस शख्स की पर्सनैलिटी को। फोर्थ कैरेक्टर ग्लॉकॉन, यंग फ्रेंड ऑफ प्लेटो। ये भी नौजवान आदमी है, प्लेटो का दोस्त है। फिफ्थ एडेमांटस, ये प्लेटो का भाई है, प्लेटोज ब्रदर। एंड सिक्स्थ लास्ट वन इज थ्रासिमिकस, ही वाज द सोफिस्ट एल्डर ऑफ सिटी। ये भी उस शहर में एक बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, सबसे पहले बताऊँ स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है। स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कोई एक ख़ास पर्सपेक्टिव होता है, आपकी ख़ास आइडियोलॉजी होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उस पर जो लोग एग्री करते हैं तो वो स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स कहलाते हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट्स आपको रिलीजन्स में भी मिलेंगे, ये स्कूल ऑफ थॉट्स आपको सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में भी मिलेंगे। तो सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो फॉलोअर्स थे, इसमें प्रोटागोरस इनका बड़ा शानदार एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैन इज़ द मैयर ऑफ ऑल थिंग्स, ये उसकी एक फेमस कोटेशन है कि हर चीज़ आपको जो सही लगती है, जो गलत लगती है,
वो जैसा आप फील करते हैं वही रियलिटी है, आपकी जो परसेप्शन है वही रियलिटी है। अगर आपको परसेप्शन डिसीव भी कर दे तब भी आप हक को जानोगे। Socrates was executed by the city of Athens for practicing philosophy. Philosophy एक हद तक या एक लेवल में बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है, इसकी वजह से आप अपनी जान भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कराना इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ये सीखा, अगर लोगों ने रिलीजन को सही अंडरस्टैंड नहीं किया, अगर लोगों ने सोसाइटी को, कल्चर को सही अंडरस्टैंड नहीं किया, तो उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। और कई लोगों को मैं जानता हूँ वो जेल में हैं और ये भी नहीं बताया जाता कि कहाँ पे हैं, क्योंकि अगर ये भी पता चल जाए तो उनकी जान को ख़तरा है। तो इसलिए BS लेवल पर स्टूडेंट को तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि कम से कम एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे उसको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो। उसको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाएगी, इस्लामियात भी पढ़ाई जाएगी, सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और ये तमाम इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। Leaders of Athens decided that philosophy was dangerous and sought it to expel from city. उस वक्त के जो हुक्मरान थे ग्रीक इरा में, जो एथेंस के हुक्मरान थे, उन्होंने सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर डिसाइड किया कि फ़िलासफ़ी से इनके इक़्तिदार को ख़तरा है और जो फ़िलासफ़र हैं, जो लोग फ़िलासफ़ी को प्रैक्टिस करते हैं, उनको इस रियासत से, इस मुमलिका से बाहर फेंक दिया जाए। ऐसा क्यों था? Socrates has called old gods and old laws into question. Socrates का जो स्टूडेंट्स थे वो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ताकतवर लोगों की औलाद में से भी थे। तो Socrates उनको सिखाता था। Socrates एक्चुअली कहता था कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, जबकि ग्रीक इरा में बहुत सारे खुदा प्रैक्टिस किए जाते थे। वो समझते थे कि खुदा बहुत सारे हैं, यानी कि बारिश का खुदा, कहत साली का खुदा, दिन का खुदा, रात का खुदा, सुबह का खुदा, शाम का खुदा, ज़िंदगी का खुदा, मौत का खुदा, हर चीज़ का एक अलग उन्होंने देवता बनाया हुआ था। और उस खुदा को सेटिस्फाई या खुश रखने के लिए डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल एक्सरसाइज किए जाते थे, मुख्तलिफ़ तरह की रसूमात को अदा किया जाता था। तो उनमें सोक्रेटिस ये था, उनको कहता था कि भाई इतने सारे खुदा कहाँ से आ गए, ये हमें किसने इंट्रोड्यूस कराए, इनमें आपस में लड़ाई क्यों नहीं होती, या जो दो एक ही चीज़ के खुदा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिन और रात के, इनमें से ताकतवर कौन है? अगर दिन वाला खुदा कहे कि जी रात नहीं होनी, दिन रहेगा, तो क्या रात वाला खुदा इतना ताकतवर है? इस तरह की जब फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट उसने शुरू की, तो वहाँ का जो रूलर सिस्टम था, वहाँ के जो हुक्मरान थे, उनके इक़्तिदार को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हुआ। और इसी तरह जो उनके कवानीन थे, जो रिलीजियस बेस्ड पे वो रूल कर रहे थे, उसको भी बहुत बड़ा थ्रेट था सोक्रेटिस की वजह से। तो उन्होंने इस वजह से सोक्रेटिस पे डिफरेंट चार्जेस उन्होंने लगाए। उसमें एक ये था कि जी करप्शन ऑफ यूथ, ये नौजवानों को भड़काता है, बरगलाता है, उनको इस तरह की जो फ़िलोसॉफ़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ इंक्लाइन करता है। और इस तरह के 3-4 और भी इल्ज़ामात लगाए कि जी हमारे जो खुदा हैं उनको ये चैलेंज करता है और इंट्रोड्यूस न्यू डाइटीज़ और नए खुदाओं को ये इंट्रोड्यूस कराता है। और जो स्टेट रिलीजन है उसको भी ये थ्रेट, उसके लिए भी ये थ्रेट है और उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वजह से he challenged and asked others to challenge the fundamental beliefs upon which their society is rested. एक तो उसने खुद चैलेंज किया और दूसरा बाकियों को भी वो कहता था कि जी जो फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी हैं इन पे आप बात करें, इनको ओपन टू डिबेट होना चाहिए, इन पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो इस वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया
और उस वक्त का जो सज़ाए मौत का तरीका था वो जहर का प्याला पिला के सज़ाए मौत दी जाती थी। मुख्तलिफ़ औक़ात में कभी फांसी, कभी गोली, कभी टैंक और कभी जला के और कभी काट के, कभी गर्दन काट के सज़ाए मौत दी जाती। तो सोक्रेटिस के दौर में जहर का प्याला पिलाया जाता था, उसका नाम था हेमलॉक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना चाहिए। पहले प्याले से उसकी मौत नहीं हुई तो फिर उसको दूसरा प्याला दिया गया। तो इस तरीका कार में होता क्या था कि बॉडी ग्रेजुअली डाई होती थी। आपके पाँव की तरफ से आपका जिस्म ठंडा होना या फाली ज़दा होना शुरू होता था और ग्रेजुअली आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी और आप फौत हो जाते थे। तो साइंटिस्ट जो गैलीलियो है उसको भी पनिश किया गया इसी वजह से कि वो भी कहता था कि जी अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। एरिस्टोटल ने ये आइडिया पॉइंट किया कि जी अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। आप देख लें दुनिया सारी कायनात का मरकज़ है, सूरज इसके गिर्द घूम रहा है, चाँद सितारे सैयारे सारे इसके गिर्द घूम रहे हैं और दुनिया साकिन है। गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप की मदद से जब प्रूव करने की कोशिश की, या आपके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ आ रही होगी, ये तकरीबन 16वीं सदी 17वीं सदी का ये वाक़या है। तो जब उसने भी कहा कि जी अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स बट सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तो उसने भी जब वहाँ की चर्च की ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया तो अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के ज़रिए उनको जब प्रूव करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इसको सज़ाए मौत दे दी। इसी तरह हमारे मुसलमानों में भी ऐसा है। मंसूर हल्लाज एक ऑथर है, 922 AD उनकी डेट ऑफ डेथ है, बगदाद इराक़ के रहने वाले थे। उनकी किताब अल-तौसी मशहूर किताब है। तो इन्होंने भी अनल हक़ का नारा लगाया कि मैं हक़ हूँ। तो उस वक्त मुसलमानों ने कहा कि जी हक़ तो सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है और वो एक है, और ये अपने आप को हक़ कह रहा है तो ये शिर्क कर रहा है, तो ये ख़ुद को खुदा साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको भी बड़े एक ह्यूमिलिएटिव वे में मुसलमानों ने या कह दें हम लोगों ने उनको बड़ा दर्दनाक तरीके से सज़ा दी, उनको मौत दी, उनको मार डाला। तो बाद में कुछ अर्से बाद पता चला जी कि ये रूहानियत का बहुत आला मकाम है, जहाँ पे आपकी ज़ात फ़ना फ़िल ज़ात की एक स्टेज है कि आपको हर तरफ खुदा नज़र आता है। इवन कि जब आप अपने अंदर देखें तो आपको अपने अंदर भी खुदा नज़र आता है। तो ये वो आला दर्जा है रूहानियत का। तो ये वहाँ तक पहुँच चुके थे, लेकिन हमारा लेवल इतना नहीं था। तो मंसूर हल्लाज को भी उसी तरह सज़ाए मौत से सफ़र करना पड़ा। अब दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। इन दैट डेज द रीज़न फॉर बीइंग जस्ट वाज कंसिडरेशन ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट बाय ज़्यूस। तो ग्रीक इरा में भी जो गॉड था, ग्रीक माइथोलॉजी में जो सबसे ताकतवर खुदा था वो ज़्यूस था, और लोग इस वजह से ईमानदार रहते थे कि वो समझते थे कि जी ये जो ज़्यूस गॉड है ये अच्छे लोगों को रिवार्ड करता है और बुरे लोगों को पनिश करता है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से ईमानदार रहते हैं कि जी ज़्यूस उनको रिवार्ड करेगा और बाकियों को जी जो अनजस्ट हैं उनको वो पनिश करेगा। इन द लेट 5th सेंचुरी दिस कंसेप्शन लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। आज की तरह उस ज़माने में भी लोगों का खुदा से एतबार उठ गया और उन्होंने कहा कि जी नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों? नो वन बिलीव दैट गॉड्स रिवार्डेड द जस्ट एंड पनिश द अनजस्ट। क्या था कि जी लोग कहते थे कि जी नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि खुदा सिर्फ ईमानदार लोगों को रिवार्ड करे या सिर्फ अनजस्ट लोगों को पनिश करे। क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो दूध में मिलावट करता है वो बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है और जो ईमानदार होता है वो हमेशा बेचारा साइकिल पे रहता है।
तो उस वक्त के लोगों में भी सेम यही अप्रोच थी, उन्होंने भी यही सोच लिया कि नहीं, ये जो ईमानदारी है इसके करने का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ बाकी लोगों को होता है, और जो ईमानदार होता है उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पीपल कुड सी दैट मैनी अनजस्ट मैन फ्लरिश। लोग आसानी से देख पा रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार नहीं हैं, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं। जस्टिस बिकेम अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे जो एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, इसने जब अपनी क्रेडिबिलिटी को लॉस्ट किया तो फिर लोग कंफ्यूज हो गए, लोगों ने इसको उस तरह से संजीदा ना लिया, तो ये कंट्रोवर्शियल अप्रोच हो गई। लीडिंग द कंट्रोवर्सी वर द सोफिस्ट। इसमें जो आगे आगे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे थे वो लोग सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स थे। उनमें सबसे अहम नाम एंटीफोन। उसने खुल्लम खुल्ला ये कहना शुरू कर दिया, ओपनली डिक्लेयर्ड दैट वी ऑट टू बी अनजस्ट when being unjust is to our advantage। हमें बेईमान हो जाना चाहिए, हमें बेईमानी कर लेनी चाहिए जब बेईमानी करने में हमें फ़ायदा हो। यहाँ पे हमारा पेज 3 एंड होता है। नेक्स्ट इस बुक का अब स्टार्ट होगा प्रॉपर तरीके से। इस यहाँ पे अब ये स्टोरी शुरू हो रही है, यानी कि इसको आप एक स्टोरी भी कह सकते हैं, कहानी भी कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग आपस में मिल बैठते हैं, गपशप करते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम रिलीजियस फेस्टिवल एंड होस्टेड बाय पॉलीमार्कस। एक मजहबी मेला था जिसमें सोक्रेटिस पॉलीमार्कस के साथ वापस आ रहा था। पॉलीमार्कस ने कहा कि जी क्योंकि मेरा घर पास है तो मुझे मेज़बानी का मौका दें, आए मैं आपकी दावत करता हूँ, बैठते हैं, खाते पीते हैं, ज़रा गपशप करते हैं। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो आगे सिफिलस जो पॉलीमार्कस का फादर है वो मौजूद था घर में। वो इनको वार्मली वेलकम कहता है और वो बड़ा खुश होता है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग आज हमारे पास मेहमान बन के आए हैं। उनको बड़ी खुशी हुई, आए जी बैठे और गपशप करते हैं। तो उस गपशप का जो स्टार्ट है, दैट डिस्कशन स्टार्ट्स ऑन द मेरिट्स ऑफ ओल्ड एज एंड इट टर्न्स टू द सब्जेक्ट ऑफ जस्टिस। गपशप का आगाज़ होता है जी बुढ़ापे के क्या फ़वाइद हैं। आप सिफिलस जो वहाँ पे पॉलीमार्कस का फादर है, जो एल्डर सिटी है, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, उसकी रिलीजियस अप्रोच अभी हम आगे जाके जानेंगे। तो उससे स्टार्ट करते हैं। सोक्रेटिस कहता है जी आप हमें थोड़ा सा बताएं बुढ़ापे के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं। तो उसमें वो जो बताता है उनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो कहता है बुढ़ापे का ये फ़ायदा है कि आप फोकस्ड हो जाते हैं। आप नौजवानी में जिन चीज़ों की वजह से फोकस्ड नहीं रहते, कभी आपका कंसंट्रेशन एक जगह आपको अलाउ नहीं करता, तो बुढ़ापे में आप इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, आप फोकस्ड हो जाते हैं। इसके बाद जब जस्टिस पर डिस्कशन होती है तो सिफिलस कहता है जस्टिस मीन्स टू लिविंग अप टू योर लीगल ऑब्लिगेशंस एंड बीइंग ऑनेस्ट। जस्टिस का मतलब क्या है कि जी आप ईमानदार रहें, आपके जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं आप उनको फुलफ़िल करें, आप ईमानदार हैं। ईमानदारी के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स, एक कानून की पासदारी करें, कानून की जो हुक्मरानी है उसको चैलेंज ना करें, और आप ईमानदार रहें। यहाँ पे सोक्रेटिस कहता है कि जी अगर जस्टिस की ये डेफिनेशन मान ली जाए तो ये काफ़ी नहीं है। जस्टिस इससे भी वाइडर सब्जेक्ट है। उसकी फिर वो एग्ज़ाम्पल देता है। क्या एग्ज़ाम्पल देता है? वो कहता है रिटर्निंग अ वेपन टू अ मैडमैन। वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप गली में जा रहे हैं, आपके सामने कोई शख्स जा रहा है जिसका बैग गिरता है, उसको पता नहीं चलता, आप उसका बैग उठा लेते हैं और उसको आवाज़ जब लगाते हैं तो वो सुनता भी नहीं, पता चलता है कि इस बैग के अंदर एक वेपन है, एक पिस्टल है। आप उस शख्स को जब लौटाने के लिए पहुंचते हैं तो वो शख्स पता चलता है जी 1 माह पहले पागल हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि लीगल ऑब्लिगेशंस ये कहते हैं कि ये जो वेपन है ये उस शख्स की प्रॉपर्टी है, ये उस शख्स से बिलोंग करता है, ये उसने ख़रीदा है, इसका लाइसेंस है उसके पास, तो ये उसको वापस करना चाहिए। आपने देखा है उसे गिरा है,
ईमानदारी का भी यही तकाजा है कि जो चीज़ जिससे बिलोंग करती हो, जिसकी प्रॉपर्टी हो, उसी को रिटर्न कर देनी चाहिए। लेकिन रीज़न हमें ऐसा करने से रोकती है। रीज़न ये बताती है कि ये तब का है जब वो सही था, समझदार था, सेंसिबल था। अब वो पागल है, इससे वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी और के लिए भी थ्रेट बन सकता है। तो वो कहता है कि जस्टिस मीन्स टू लिविंग अप टू योर लीगल ऑब्लिगेशंस एंड बीइंग ऑनेस्ट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर द स्कोप ऑफ जस्टिस। इसके बाद सिफिलिस उनसे इजाज़त चाहता है। वो कहता है कि मुझे इजाज़त दें, मैंने एक और रिलीजियस फेस्टिवल में रिलीजियस एक्सरसाइज के लिए जाना है और आप लोग बैठें गपशप करें और मुझे इजाज़त दें। उसके बाद पॉलीमार्कस की तरफ सोक्रेटिस इशारा करता है, ये चूँकि आप मेज़बान हैं, आप सिफिलिस के बेटे भी हैं, तो आप जस्टिस को कैरी ऑन करें। आप बताएं आप जस्टिस को क्या समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँ, सिफिलिस की जो अप्रोच है वो बिल्कुल एक एल्डर की अप्रोच रिफ्लेक्ट करती है, एक ओल्ड मैन की अप्रोच एक रिफ्लेक्ट करती है। अब जब पॉलीमार्कस जो बोलेगा तो उससे रिफ्लेक्ट होगा कि ये कोई पॉलिटिशियन की बात है, ये कोई यंग एम्बिशियस आदमी है। पॉलीमार्कस क्या कहते हैं? वो कहते हैं जस्टिस मीन्स यू ओ फ्रेंड्स हेल्प एंड यू ओ एनिमीज हार्म। जस्टिस ये है दोस्त को फ़ायदा पहुंचाओ, दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ। आप देख लें जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनमें हमेशा हर शख्स अपनी पार्टी को प्रमोट करता है, अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है। ऑपोजिट पार्टी में अगर कोई सही बात भी करे तो उसको बहुत कम अप्रिशिएट किया जाता है या उसको ऑन किया जाता है। तो इसके भी वही अप्रोच है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप हेल्प करें और जो आपके दुश्मन हैं उनको आप हार्म करें। सोक्रेटिस कहता है नहीं, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता। क्यों? जजमेंट कंसर्निंग फ्रेंड्स इज फॉलिबल। जजमेंट कंसर्निंग फ्रेंड्स इज फॉलिबल। ऐसा बड़ा औखा है, ऐसा बड़ा मुश्किल है कि आप हमेशा सही लोगों को अपना दोस्त बनाएं और आप हमेशा बुरे लोगों को अपना दुश्मन बनाएं। दिस लीड्स अस टू हार्म द गुड एंड हेल्प द बैड। ऐसा हो सकता है अच्छा आदमी आपका दोस्त ना हो, बुरा आदमी आपका दोस्त हो, तो आप बुरे आदमी को हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे क्योंकि वो आपका दोस्त है, और आप बुरे आदमी को इसीलिए हेल्प कर रहे हैं कि वो आपका दोस्त है, और अच्छे आदमी को सिर्फ इसलिए आप चैलेंज करते हैं या पोज करते हैं कि वो आपसे एग्री नहीं करता, वो आपका उस तरह से दोस्त नहीं है। नहीं, इस तरह से तो आप दैट लीड्स अस टू हार्म द गुड एंड हेल्प द बैड, तो आप अच्छे को नुकसान और बुरे को फ़ायदा पहुंचाने की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा वो कहता है वी आर नॉट ऑलवेज फ्रेंड्स विद द मोस्ट virtuous individuals। हम हमेशा बहुत अच्छे नेक लोगों के दोस्त नहीं रहते, उनके दोस्त नहीं होते। nor are our enemies always the scum of society। scum कहते हैं वो जो जौहर तालाब, गंदगी के तालाब पे जो ऊपर तैर रहे होते हैं, गलासत कह लें या चीज़ों को मटेरियल जो होता है वो है। इस तरह मुआशरे का जो बुरा तबका है, जो बुरे लोग हैं, जो स्कम ऑफ सोसाइटी हैं, हमेशा वो हमारे दुश्मन नहीं होते, और हमेशा जो वर्चुअस इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे दोस्त नहीं होते। देयर इज़ सम इनकोहेरेंस, इसमें तजाद है इन द आइडिया ऑफ हार्मिंग पीपल थ्रू जस्टिस, कि आप कर तो जस्टिस रहे हैं लेकिन पहुंचा लोगों को नुकसान रहे हैं। जस्टिस में तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, जस्टिस में तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। तो ये कौन सा जस्टिस है जिसमें आप जस्टिस के नाम पे लोगों को नुकसान पहुंचाने की तरफ जा रहे हैं? Here we found that popular thinking on justice is unsatisfactory। यहाँ तक हमने देखा कि जो मेजर पॉपुलर अप्रोच है, जो फेमस अप्रोच है, या जो जनरल अप्रोच है,
जस्टिस की वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने आप को इवेलुएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम भी जस्टिस यही समझते हैं कि मेरे भाई को अगर कोई मार रहा है तो मैं जाके फ़ौरन उसको मारना शुरू कर दूंगा, बजाय इसके कि मैं पूछूं कि मेरे भाई का कसूर है या दूसरे शख्स का कसूर है। एंड में पता चलता है अच्छा जी अपने का कसूर है, तो हम कहते हैं ओह चलो कोई बात नहीं। या अक्सर लोग तो वो भी जस्टिफाई कर जाते हैं कि नहीं जी इसकी गलती है और हमारा बच्चा हर वक्त सही रहता है। तो ये जस्टिस नहीं है। इस तरह हम जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं करते। थैंक यू।